नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, और इस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक हो चुका है वर्तमान में। और यूं कह सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। तो मां सरस्वती को वंदन करते हुए आज मैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर तरीके से और हम बहुत ही शानदार ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसको हम लोग 5 यूनिट्स के तहत डिवाइडेशन करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम लोग कंप्यूटर की जो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी विभिन्न प्रकार की पीढ़ियां, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके जो संगठन है, उसके जो मेमोरी है, इनपुट्स है, आउटपुट्स है, उनके बारे में। सेकंड फिर एमएस वर्ड के बारे में, फिर एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में, और फिर आगे चल के जो भी वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर हो गए, HTTP, HTML, जितने भी आपके इंटरनेट से रिलेटेड शब्दावलियां हैं, फुल फॉर्म्स हो गई, शॉर्ट कीज हो गई, वो, और जितने भी आईटी से रिलेटेड कानून के बारे में इंफॉर्मेशन है, ई कॉमर्स क्या होता है, वर्तमान में ऑनलाइन कंपनी से जितनी भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑनलाइन जितनी भी वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन ही सब्जेक्ट की, जिसका नाम है कंप्यूटर। बात कंप्यूटर की कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, तो कंप्यूटर की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। देखिए, आप लोगों ने मशीन का नाम जरूर सुना होगा। मशीन क्या करता है, किसी भी कार्य को आसान बनाता है। हमारा किसी भी काम को क्या करता है, आसान बनाता है, उसके लिए हम एक मशीन की। वैसे ही हमें विभिन्न प्रकार की जो गणनाएं करनी थी, उन गणनाओं को सुलभ, सरल और तेज बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य एक ही था कि जो गणनाओं की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है, और प्रयास करना है कि अधिक से अधिक गणनाओं को संकलित करके उनका एक साथ कैसे हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। उसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हुई। डायरेक्टली कंप्यूटर की बात उससे पहले आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैलकुलेटर के आविष्कार के बारे में, कैसे आपके पंच कार्ड के बारे में, वो सब चीज आगे चल के हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सब्जेक्ट की, और उम्मीद करूंगा ये सब्जेक्ट आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा मैं जरूर प्रयास करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात क्लियर करूंगा, और प्रयास करूंगा उस माध्यम, उस तरीके से आप लोगों तक ये सब्जेक्ट मैं पहुंचा पाऊं जो आपको एग्जाम क्लियर करा सके। हर टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग उसी टॉपिक के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम तुरंत ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा यूं कह सकते हो कि जो टर्निंग पॉइंट रहने वाला वो यही है, जैसे ही टॉपिक एंड हो गया, चाहे वो संरचना से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, तो फिर उसके ऊपर आधारित जितने भी अच्छे प्रश्न, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपका प्रत्येक टॉपिक बहुत ही शानदार हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है गणना करना। किस भाषा के, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि कंप्यूटर में कंप्यूट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों लैटिन भाषा से। और इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, गणना करना, कैलकुलेशन करना। और अगर आपको मैं दूसरी भाषा में कहूं, कंप्यूटर का एक दूसरा नाम संगणक भी होता है। कंप्यूटर का एक दूसरा नाम क्या होता है, संगणक भी होता है। बताइए, बात क्लियर हुई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की निरंतर बढ़ती गति और क्षमताओं के कारण इसके उपयोग भी नवीन कार्यों में बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कंप्यूटर की उपयोगिता और बढ़ती जा रही है, और आगामी दिनों में आपको कंप्यूटर्स की और सारी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलने वाली है। नई नई जो टेक्नोलॉजी इसके साथ एड ऑन होती रहती है,
जो आपके बहुत सारे, आपको पता होगा पहले मेमोरीज वगैरह बहुत बड़ी स्टोरेज वगैरह रखे जाते थे, धीरे धीरे कम हुए, फिर चिप्स के अंदर, मेमोरी कार्ड्स के अंदर आ गए, पेन ड्राइव्स के अंदर आ गए। आगामी दिनों में चीज़ें और भी छोटी होने वाली है। कम सीमित स्थान में अधिक से अधिक आप लोगों को मेमोरी वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो गति और क्षमता है, इसकी कारण जैसे जैसे गति बढ़ रही है, लोगों की उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता और ज़्यादा महसूस हो रही है। लोग सोच रहे हैं ये कंप्यूटर थोड़ा और धीरे, काम नया आ चुका है, तो नए अपडेट वर्जन के साथ उसमें कार्य करते हैं। और वर्तमान में उपयोगिता सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो ऑनलाइन भुगतान हो गया हो, बिलों का भुगतान, रेलवे हवाई जहाज़ों का टिकट आरक्षण। आज विभिन्न प्रकार की जो आपकी दैनिक जीवन में आपका आना जाना हो, रेलवे टिकट हो, कुछ भी आप प्रयास करते हो, आप कंप्यूटर के माध्यम से उन चीजों को बिल्कुल घर बैठे ये चीज कर सकते हो। और बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो रोबोटिक्स एनिमेशंस होता है, उनमें भी इसका बहुत सारा उपयोग बढ़ चुका है वर्तमान में। तो कंप्यूटर अपने आप में बहुत ही उपयोगी है, और वर्तमान में मैं वापस कह रहा हूं, इसकी उपयोगिता में निरंतर वृद्धि आएगी। इसकी उपयोगिता में वापस कह रहा हूं, निरंतर वृद्धि आने वाली है। और उसकी उपयोगिता में वृद्धि आने की मुख्य वजह क्या है? गति और क्षमताओं के कारण जैसे जैसे ये बढ़ रही है, उनकी उपयोगिताओं में वृद्धि हो गई। चलिए तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर है क्या। चलिए, कंप्यूटर की हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर को हम संगणक भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कंप्यूटर स्वयं क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखो, मशीन नाम आते ही दिमाग में चल जाता है कि भैया किसी भी काम को आसान करने के लिए हमेशा मशीन का यूज किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको विशेष रूप से समझना है, जो तीव्र गति से कार्य करता है तथा कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगर आप परफेक्ट करेक्ट डेटा इसके अंदर इनपुट करते हो तो वो आपको कभी भी गलत आउटपुट नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है अगर आपका एंटर किया गया डेटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो। कंप्यूटर डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? इनपुट करता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? इनपुट करता है। और जैसे ही वो इनपुट कर, डेटा क्या होगा? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपके पास निर्देशों का समूह है उसको कहेंगे। उसका विश्लेषण करता है और प्राप्त रिजल्ट आपको आउटपुट के रूप में देता है, जिसे आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक वेल अरेंज, जब आप रॉ डेटा एंटर करोगे, बिखरा हुआ अव्यवस्थित डेटा एंटर करोगे, वो उसके अंदर विश्लेषण करके एक परफेक्ट रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। और उस परिणाम से हम क्या प्राप्त करते हैं? आउटपुट। और उसी आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन के रूप में डिनोट करते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों से जोड़कर बनाई गई मशीन है। कंप्यूटर है मेरे प्यारे दोस्तों, कई प्रकार के उपकरणों से जोड़कर बनाई गई मशीन है। कैसे समझिएगा, हमारे पास ये डायग्राम है, इस चीज को समझिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास प्रिंटर है, ये हमारे पास मॉनिटर है, ये हमारे पास सीपीयू है, ये हमारे पास स्पीकर है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, ये हमारे पास माउस है, ये हमारे पास स्पीकर्स है। तो ये विभिन्न प्रकार का जो ज्वाइंट करके यहां से हमारे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों से मिलकर बना होता है और इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है। कीबोर्ड हो गया, ये हमारे लिए आगे चल के मैं बताऊंगा इनपुट्स के रूप में काम करेंगे। स्पीकर वगैरह, प्रिंटर वगैरह हमारे आगे चल के आउटपुट के रूप में कार्य करेंगे। इनपुट का मतलब होगा डेटा को इन करना और आउटपुट का मतलब उसका रिजल्ट प्राप्त करना। बहुत डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिएगा, कुछ अब मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को, जब कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको कुछ बेसिक शब्दावलियां, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग गणित पढ़ते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कैसे आप लोग जीरो से गणित को स्टार्ट कर, जीरो से आपको शून्य से शिखर वाला बैच उम्मीद करता हूं आपको जरूर याद होगा कि कैसे आप लोग चीज़ों को बहुत बेसिक से लेके चलोगे और आगे आप अच्छी से अच्छी बात का भी आंसर कर पाओगे। लेकिन कब? जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे हम लोग इस
बात की शुरुआत करते हैं और वो कौन कौन सी है। सबसे पहले बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो है हमारे पास डेटा। आप लोगों ने ये वर्ड बार बार कह रहा हूं मैं आपको, भी डेटा एंटर करते हैं फिर हमें आउटपुट मिलता है। अभी डेटा होता क्या है? तो डेटा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। यानी आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सूचनाओं का एक समूह होता है। डेटा तथ्य और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित संकलन यानी समूह होता है। अब मैंने अव्यवस्थित इसलिए बोला क्योंकि वर्तमान में अव्यवस्थित होगा, लेकिन जब प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक व्यवस्थित फॉर्मेट में मिलेगा, और उस व्यवस्थित फॉर्मेट को मेरे प्यारे दोस्तों हम इंफॉर्मेशन को रूप में डिनोट करेंगे। तो डेटा की बात करें तो क्या होगा? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेटा भी जब आप एंटर करेंगे तो वो कितने प्रकार का होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 प्रकार का। अब वो कौन कौन सा? तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिक डेटा, संख्यात्मक डेटा की बात करते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिक डेटा कैसे काम करता है? इस डेटा में अंक शामिल होते हैं 0 से 9। आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक काम में आते हैं। अब ये डेटा कैसे कैसे एंटर करता है? जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जो वेतन करना हो, वेतन जो भी पेमेंट होगा वो अंकों के रूप में होता है। रोल नंबर हो गया वो भी अंकों के रूप में हो गया। जनगणना करते हैं तो आपको सीधी सी बात है जनगणना भी अंकों के रूप में होगी। ऐसा होगा क्या कि भैया इस जोधपुर शहर की जनसंख्या 9334.37 है, ऐसा होगा क्या? जनसंख्या कभी पॉइंटों में होगी नहीं, लेकिन डिनोट करने के लिए हमें अंकों के रूप में उसको दर्शाना पड़ेगा। एक परफेक्ट जो नंबर्स के रूप में दर्शाया जा सकता है, लेकिन वेतन को पॉइंटों में दर्शा सकते हैं, रोल नंबर पॉइंटों में नहीं दर्शाए जा सकते। तो जनगणना का भी एक फैक्ट आपको पता, जनगणना के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ये चीज प्रतिशत में भी आपको बताते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको काफी बार मैंने जनसंख्या के क्वेश्चन कराया तो बोलते हैं भी कि जनगणना कभी भी पॉइंटों में नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानकारी में होना चाहिए बस। बाकी यहां से तो हमें इतना ही समझना है कि संख्यात्मक जो भी न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करने के लिए हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल डेटा 0 से 9 को काम में लेते हैं, उसको न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ये बहुत है, चिन्हात्मक डेटा भी बोलते हैं इसमें अक्षर भी आते हैं, अंक भी आते हैं, चिन्ह भी आते हैं। घर का पता हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, इनमें इसका उपयोग करते हैं। किसी भी घर का एड्रेस लिखते हो आप लोग, मान लीजिए इस गली नंबर में, इस रोड पर, ये चौराया वगैरह सब कुछ, तो वहां पर आपको अक्षर भी काम में लेने पड़ते हैं, अंक भी काम में लेने पड़ते हैं। एक और चीज है, अगर आप विभिन्न प्रकार के जो पासवर्ड्स लगाते हैं, आपने नोटिस किया होगा अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स बोला जाता है। आपको क्या बोला जाता है? अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स। उसका मतलब उसमें अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, और साथ में कुछ चिन्हों का भी, @ का प्रयोग, हैश का प्रयोग, डॉलर का प्रयोग। तो वो जो प्रयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्तों? अल्फा न्यूमेरिक डेटा में। बताइए, डेटा के दोनों टाइप अभी तक समझ में आए, एक तो न्यूमेरिक डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा के न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक की काउंटिंग काम में लेते हैं, जबकि अल्फा न्यूमेरिक डेटा में मेरे प्यारे दोस्तों अक्षर, अंक और चिन्ह को काम में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के एड्रेस हो गए, पासवर्ड्स हो गए, प्रार्थना पत्र जो आप लोग लिखते हैं वहां पर भी आप लोग अपना एड्रेस, अपना रोल नंबर, कक्षा में होते हैं, कक्षा में एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप अपना रोल नंबर वगैरह डिनोट करते हैं। अक्षर भी आते हैं, अंक भी काम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो अभी तक का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद मैंने ये बोला था कंप्यूटर को हम संगणक भी बोलते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की गति और उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, उसकी क्षमता इंक्रीज हुई है, उसकी उपयोगिता भी इंक्रीज होती गई है। अब उसके बाद मैंने ये बताया था कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को, रॉ डेटा को इनपुट करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर हमें एक परफेक्ट आउटपुट देता है। और उस आउटपुट देने के बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियों के बारे में बात की जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने लगा आपके सामने डेटा क्या होता है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी विभिन्न प्रकार के निर्देशों का एक समूह होता है। समझ रहे हो? विभिन्न प्रकार के निर्देशों और सत्य और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है।
कैसा कैसा, एक होता है न्यूमेरिक डेटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक में तो सिर्फ नंबर्स काम में आते हैं, जबकि अल्फा न्यूमेरिक डेटा में मेरे प्यारे दोस्तों नंबर अक्षर भी काम आते हैं, अंक भी काम आते हैं, विभिन्न प्रकार के चिन्ह, डॉलर, हैश वगैरह सब कुछ काम में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा के विश्लेषण और डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो व्यवस्थित रिजल्ट को सूचना यानी इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जब डेटा का विश्लेषण और प्रोसेसिंग हो जाती है और उसके बाद जो हमें व्यवस्थित रिजल्ट मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। वापस सुनिएगा, मैंने क्या बोला था? डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित संगठन या समूह होता है, किसका? निर्देशों का या तथ्यों का। और उसको विश्लेषण और डेटा प्रोसेसिंग के बाद जब व्यवस्थित रिजल्ट मिल जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर कार्य भी इसी प्रकार से करता है। रॉ डेटा को एंटर कराया, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन पूरा व्यवस्थित फॉर्मेट में मिलती है। जैसे देखिएगा, आपने कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट इकाई है उनके द्वारा कच्चा डेटा को, जो भी हमारा रॉ डेटा उसको एंटर कराया, उसको विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए। अब कैसे इंस्ट्रक्शन है मैं आगे चल के वो भी बताऊंगा आपको। जो भी आपके सीपीयू के अंदर का प्रोसेस होता है, चाहे वो एएलयू का हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का हो गया या मेमोरी यूनिट्स का, उसके बाद हमें क्या मिलती है? एक परफेक्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपका डाला गया और एंटर किया गया डेटा एकदम परफेक्ट है, त्रुटि रहित है, तो 100% है कि आपको अपना मिलने वाला रिजल्ट भी त्रुटि रहित होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो उम्मीद करता हूं इस बात में आपका कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर का विस्तृत रूप। जो कंप्यूटर शब्द है, आप लोगों ने यह समझ लिया कि भी कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से जिसका अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर का नाम संगणक होता है। लेकिन कंप्यूटर स्वयं की एक फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली विशेष रूप से यूज्ड फॉर, उपयोगी है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। कॉमनली यानी सामान्य रूप से ऑपरेटेड, काम में ली जाने वाली मशीन, पर्टिकुलरली विशेष रूप से यूज्ड फॉर यानी उपयोगी है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की अपना फुल फॉर्म है। काफी बार एग्जाम में वर्ड आ जाता है कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, तो आपको फुल फॉर्म्स दी भी होगी, या इन वर्ड कंप्यूटर ई स्टैंड्स फॉर, तो आपको बताना पड़ेगा ई का मतलब एजुकेशन से है, आर का मतलब रिसर्च से है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। वापस सुनिएगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, पर्टिकुलरली यानी एक विशेष रूप से यूज्ड फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तीनों नाम याद रहने चाहिए। TER, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए फिर बात करते हैं हम लोग आगे। कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता वर्तमान में इतनी बढ़ गई है? क्या रीजन है मेरे प्यारे दोस्तों जिससे हमें कंप्यूटर अधिक से अधिक काम में लेने की आवश्यकता हुई है? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। भाई आप मोबाइल ले तो मोबाइल की भी तो एक उपयोगिता है कि आपको बातचीत करने, कंप्यूटर से तो आप ऐसे बातचीत कर नहीं सकते ना कि चलो यहाँ लगा दिया और बातचीत शुरू कर ली। अपने अपने चीज़ों की सबकी उपयोगिता है और उस उपयोगिता के कारण ही उन चीज़ों के उपयोग बढ़ते गए, और जैसे जैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है उसकी जो डिमांड्स है, उसकी जो लोगों के अंदर उसकी डिमांड्स होगी वो भी बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता आती है स्वचालित। स्वचालित का मतलब स्वयं चलने वाला। स्वचालित क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को स्वचालित इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार कार्य करने के प्रारंभ करने के पश्चात कंप्यूटर स्वतः ही कार्य करता है जब तक वह कार्य समाप्त नहीं हो जाता। मतलब समझे कि अभी कंप्यूटर को आपने बोल दिया कि भैया ये कैलकुलेशन स्टार्ट की आपने कि भैया कैलकुलेशन करनी है, तो कंप्यूटर को जब आपने कार्य प्रारंभ करने का बोल दिया उसके पश्चात वो स्वयं कार्य करता, और जब तक करता है जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता। तो इसलिए कंप्यूटर को स्वचालित कहा जाता है। समझ में आ चुकी है बात? उम्मीद करता हूं पहली बात समझ में आई होगी कि कंप्यूटर का विशेष गुण है एक स्वचालित।
आगे बात करते हैं निरंतर कार्य करने की क्षमता। मनुष्यों के स्वभाव के विपरीत कंप्यूटर में एक रसता, थकान, एकाग्रता में कमी आदि समस्याएं नहीं होती। भैया कंप्यूटर थकता नहीं है, अनलिमिटेड कंटिन्यूसली कितनी देर जब तक उसमें पावर का संचरण हो रहा है वो कंटिन्यूसली कार्य कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। मनुष्य की तरह नहीं है कि उसको थकान हो, एकाग्रता में कुछ कमी आ जाए, एक रास्ता में कुछ कमी आए, वो नहीं होगा। वो एक निरंतर गति से कार्य करता रहता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फीचर है कंप्यूटर का। अतः कंप्यूटर लंबे समय तक कार्य कर सकता, कितनी भी देर तक ये कार्य कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे की अगर हम बात करें, त्रुटिहीनता एवं विश्वसनीयता। किसी भी कंप्यूटर की त्रुटि दर शून्य होती है। यह क्वेश्चन बढ़ने लायक है। किसी भी कंप्यूटर की त्रुटि दर कितनी होती है? 0, 1, 4, 10%। तो आपका उत्तर होगा 0। अगर आपका डेटा एंटर किया गया वो अगर त्रुटि रहित है तो आपका आउटपुट भी बिल्कुल त्रुटि रहित होगा। तो त्रुटिहीनता या विश्वसनीयता यानी जैसे त्रुटि कम करेगा आपको सीधी सी बात उस बात पर विश्वास बहुत होगा, उसकी विश्वसनीयता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यदि कंप्यूटर में डाला गया डेटा निर्देश बिल्कुल त्रुटिहीन है तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट भी पूर्णतः सही होगा। चूंकि कंप्यूटर द्वारा पूर्णतः त्रुटिहीन परिणाम सामने आते हैं और कंप्यूटर को 100% विश्वसनीय माना जा सकता है। अगर आपने रॉ डेटा एकदम परफेक्टली बिना त्रुटि बिना एरर के आपने एंटर किया है तो नो डाउट आपका रिजल्ट भी बहुत क्लियरली आपको एकदम बिना त्रुटि के मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अगली बातचीत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, समझिएगा। गति, कंप्यूटर की शक्ति बढ़ने के साथ ही उसके कार्य करने की गति भी बढ़ती जाती। जैसे जैसे कंप्यूटर की शक्ति बढ़ती जाएगी, उसकी पावर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, पावर इन द सेंस उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब चीजें आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे कंप्यूटर को प्रभावित करती है। क्लियर? आपका मोबाइल आप लोग देखते हैं ना, काफी बार 4 GB रैम होती है, कभी 6 GB रैम होती है, कभी 8 GB का रैम, और आप कहते हैं कैसे मोबाइल में रैम रोम का पता नहीं चलता। रोम तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आप आउट से कितना मेमोरी स्टोरेज डाल सकते हो, लेकिन मोबाइल के अंदर खुद का स्वयं का स्टोरेज होता है, उसको रैम बोलते हैं। और वो जितना अधिक होगा, याद रखिएगा, आप आज के बाद जब जैसे भी मोबाइल लेते हो उसको विशेष रूप से समझिएगा, रैम जितनी अच्छी होगी, जितनी भी अधिक होगी उतना ही उसकी कार्य करने की गति भी अधिक होगी। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस बात में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भंडारण क्षमता की। तो प्रोग्राम्स और डेटा को कंप्यूटर में संचित करके रखा जा सकता है और किसी भी प्रकार के डेटा को संचित किया जा सकता है। टेक्स्ट हो गया, ध्वनि हो गया, चित्र हो गया, यानी आप वीडियोज हो गया, अपने जो भी वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल्स की फाइल हो गई, पावर पॉइंट्स हो गए, आपके डायग्राम्स हो गए, आपके साउंड्स हो गए, म्यूजिक्स हो गया, वीडियोस हो गए, वो सब आप सेव कर सकते हो और इसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है 1 या 2 दिन, जब तक आप लोग उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर में उसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अपने आप में भंडारण क्षमता, स्टोरेज यहां मैटर करती है। बात बहु उपयोगी, इसको बोलते हैं मल्टी यूज। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर इस 12 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर की उपयोगिताएं बहुत है। बहुत सारे टास्क में आप यूज कर सकते हो कि कई कार्य किए जा सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में मान लीजिए काम कर रहे हो वर्ड में, तो आप बैकएंड में क्या कर सकते हो, अपना म्यूजिक चला सकते हो, वीडियो चला सकते हो, साइड में पावर पॉइंट एक और सीट खोल सकते हो, पावर पॉइंट पे काम चल रहा है आप एक्सेल की सीट खोल सकते हो, एक्सेल में काम चल रहा है आप कोई वीडियो प्लेयर खोल सकते हो, वीडियो प्लेयर में काम चल रहा है आप गूगल क्रोम में अपना इंटरनेट खोल सकते हो। बहुत सारे मल्टीटास्क एक साथ कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपने आप में बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। कभी वो बिलों की छपाई कर सकता है, अगले ही क्षण वो कंप्यूटर द्वारा किसी को पत्र लिख रहे होंगे, यानी कभी वर्ड में काम कर सकते हैं, कभी गाने सुन रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप में इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं बढ़ जाती है। तो ये अपने आप में देखिए भंडारण क्षमता और उसकी बहु उपयोगिताएं उसको और महत्वपूर्ण बना देती है। एक और नोट की बात है, किसी भी कंप्यूटर का IQ 0 होता है। यह पॉइंट थोड़ा सोचने लायक है मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम में कंप्यूटर का IQ 0 होता है।
IQ 0 इसका मतलब कंप्यूटर के स्वयं की सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, वो 0 होता है। वो वही काम करेगा जो आप उसे बताओगे। वो बैठा बैठा जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करता मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप कहोगे उसे कि भैया ये कैलकुलेशन जोड़नी है, घटानी है, गुणा भाग करना, ये प्रिंट देना, ये इनपुट करना है, तो ही वो करेगा। वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं करता है। इसलिए कंप्यूटर का IQ कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। खुद के सोचने की जो क्षमता होती है वो 0 होती है। बात समझ में आई? और वह स्वयं की ओर से कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। जब तक आप उसे जोड़ का नहीं कहेंगे वो जोड़ नहीं करेगा, जब तक आप उसे घटाने का नहीं कहेंगे वो नहीं घटाएगा। यानी वो अपने ओर से कोई निर्णय नहीं लेता है कि सेल्फ डिसीजन ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया इसको जोड़ के बताओ, तो वो डेफिनेटली आपको जोड़ के बताएगा। तो कंप्यूटर का IQ क्या होता है? 0 होता है। साथ साथ कंप्यूटर की जो त्रुटि है वो भी 0 होती है। कंप्यूटर कभी भी त्रुटि नहीं करता, ये भी ध्यान रखना। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी तक की बातें बहुत बेहतर ढंग से, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कंप्यूटर का बेसिक बात समझी कि भैया कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द से जिसका अर्थ गणना, संगणक बोलते हैं। फिर मैंने बताया कंप्यूटर किस प्रकार से आप लोगों का डेटा 2 तरह के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। फिर बात की इन्फॉर्मेशन की, व्यवस्थित हमें जो संगठन मिलता है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं रिजल्ट के रूप में। उसके बाद हमने बात की कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। और अब हम जो बात करने वाले वो है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी इसको बोलते हैं हम लोग DP, इसको बोलते हैं EDP। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पहले क्या होता था मेरे प्यारे दोस्तों, उसके किसी भी कार्य को करने के लिए मैनुअली काम किया जाता था। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन इकट्ठा करते थे, संचयन उसमें, और उसका निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था। हस्तचालित यानी हाथ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती थी उसके द्वारा सारा प्रोसेस किया जाता है। वैसे जैसे आपने पुराने जमाने देखा होगा बही खाता वाला जो प्रोसेस वगैरह है, तो वो सब एक तरह से DP का प्रोसीजर कि भाई सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठे किए, फिर उनमें कैलकुलेशंस की, फिर फाइनली आउटपुट ये निकला भाई इतना इनपुट है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, वो सब चीजें। लेकिन उसको हमने डेटा प्रोसेसिंग बोला। भाई मान लीजिए इतना सामान आया, इतना हमने काम में लिया, इतना बच गया, आउटपुट ये हमारा रिजल्ट निकला। वो सब एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहने लगे। यानी अब हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जुड़ गया, हम एक मशीन को काम में ले रहे हैं, और मशीन को काम में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए चीज़ों को और उपयोगी बना रहा है, आसान बना रहा है, गतिशील बना रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता था जब कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता था और चीज़ों को काम में लेते, उसको डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन जब कंप्यूटर के माध्यम से चीज़ें हमने शुरू कर दी तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी EDP। चलिए चीज़ों को और समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, समझिएगा। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है। अव्यवस्थित डेटा यानी रॉ डेटा को हम लोग जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। भाई आपने सबसे पहले इनकमिंग डेटा किया, उसको इनपुट कराया, आगे मैं चल के बताऊंगा इनपुट किस माध्यम से कराएंगे। फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस का भी माध्यम है, CPU के अंदर सारी चीजें प्रोसेसिंग में होगी। CPU की भी अपनी अपनी यूनिट्स होती है, मैं उनको भी डिवाइड करूंगा। फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, जिसको हम आउटगोइंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एक वेल अरेंज फॉर्मेट में हमको एक इंफॉर्मेशन यानी डेटा सूचना प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिएगा अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। भैया ये कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है प्रॉपरली, एक शुरुआत में कैसे कार्य करता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। यानी ये डेटा किस प्रकार से एंटर होता है, क्या क्या चीजें होती है वो समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है यानी EDP में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। बुनियादी यानी शुरुआत में हम लोग इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट्स क्या क्या समझते हैं चीजों को।
मेरे प्यारे दोस्तों, इनपुट क्या होता है समझिएगा। वह इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा सीपीयू, कितनी ही बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट्स। जैसा कि एटीएम मशीन में निकासी के लिए हम लोग जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना पड़ता है, और वो पिन नंबर हमारे लिए किसका कार्य करता है? इनपुट इकाई का कार्य करता है। और इनपुट इकाई हम किसके द्वारा करते हैं? वहां पर एक कीबोर्ड लगा होता है, उसके द्वारा हम इनपुट करते हैं, और उसके लिए इनपुट इकाई के लिए हम कीपैड का उपयोग करते हैं। तो ये जो है उसको हम इनपुट यूनिट्स बोलेंगे, और ये सबसे पहले किसमें काम आती है? हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। बहुत महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रह जाएगी सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक एक बात इतनी अच्छे से याद करा दूंगा, आपके सामने वर्ड आते ही डेफिनेटली आप लोगों का आंसर भी आएगा। ओके, चलिए, इनपुट यूनिट समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग सीपीयू के बारे में। सबसे पहले भैया आपने इनपुट कराया, उसमें सीपीयू कैसे काम करेगा? इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेसर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। जो हमारे पास डेटा आया है उसको इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब समझ में आया? इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। भैया यहां से बात बहुत महत्वपूर्ण आ चुकी है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि भैया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? और इसको बहुत इजीली आप लोग प्यारे दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। चलिए, अब समझिएगा बात को। ये इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर है? अब समझना, इनपुट कराए तो इनपुट किसके अंदर हुआ? सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंतर्गत क्या क्या होता है? एएलयू और सीयू। ये है हमारे एएलयू और ये है सीयू। एएलयू को फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारा दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये किसकी फुल फॉर्म होती है? किसकी? एएलयू की। और कंट्रोल यूनिट किसकी फुल फॉर्म होती है? सीयू की। और मेन मेमोरी आपकी ये मेन मेमोरी है। देखिए वापस सुनिएगा, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। मैंने बोला ना, डेटा क्या होता है? रॉ डेटा, निर्देशों का समूह होता है, उसको क्या करता है? इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्यवस्थित, जो प्रॉपर एक वेल अरेंज चीज होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज के बाद याद रखना, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। वापस सुनना, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। सारे काम इसी के अंतर्गत होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंतर्गत। और ये इनपुट को किस में बदलता है? आउटपुट में। इनपुट आगे चल के माध्यम भी बताऊंगा इनपुट्स के, और आउटपुट के माध्यम भी बताऊंगा। अभी हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा कि सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उसके अंदर कौन कौन होता है? उसके अंदर भी देखिए पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। चलिए अब बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं भैया, ये एएलयू क्या है? हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अभी जो बात की है, ये है क्या भैया? तो सबसे पहले समझिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे सबसे पहले बताओ, एएलयू की फुल फॉर्म समझ में आई? सीपीयू और एएलयू की फुल फॉर्म कंठस्थ करनी है। आज आपको सबसे पहला काम यही करना है, सीपीयू और एएलयू की फुल फॉर्म को कंठस्थ करना है। एएलयू का होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आई?
अर्थमेटिक, देखो अर्थमेटिक समझ में आ जाता है, जो अंकगणित की बात मैं हमेशा करता हूं, जोड़ बाकी गुणा भाग को हम अर्थमेटिक बोलते हैं। और लॉजिकल, अगर आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो साइंस वगैरह पढ़े कि नहीं पढ़े, या फिर एंड गेट, और गेट, याद है थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है, वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो लॉजिकल यूनिट्स, तो जोड़ बाकी गुणा और भाग, ये तो हमारी अंक गणितीय घटनाएं हैं, और साथ ही लॉजिकल में आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो आप बताइए मुझे, अर्थमेटिक और लॉजिकल बात समझ में आ चुकी है, इसमें पढ़ा हुआ भी लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग अंक गणितीय और तार्किक गणना में होता है। तो ये हमारी अंक गणितीय गणना है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी तार्किक गणना है। बताइए मेरी दोनों बातें समझ में आई? ये हमारी अंक गणितीय गणना है और ये हमारी तार्किक गणना है। उम्मीद करता हूं दोनों बातें क्लियर हुई होगी। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, जबकि तार्किक गणना के अंतर्गत लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या हाँ या ना, यानी यस और नो आते हैं। बताइए बात समझ में आ चुकी है? तो आप बताओ, अंक गणितीय और लॉजिकल यानी तार्किक में अंतर समझ में आ गया? अंकगणित में जोड़ बाकी गुणा भाग और तार्किक में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलयू की जो परिघटना है वो आपको समझ में आ चुकी होगी, कैसे ये एप्लीकेबल होता है। चलिए, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सारे भाग, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर आदि गतिविधियों के मध्य कॉम्बिनेशन बिठाता है, तालमेल बिठाता है कि भैया वो प्रॉपर्ली कार्य करे। तो ये किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्तों? कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत। एलयू का काम समझ में आ गया। जो भी अंक गणितीय गणनाएं और लॉजिकल गणनाएं हैं वो किसके अंतर्गत होती है बताओ? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। और जितने भी कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करने का काम वो कौन सी यूनिट करती है? कंट्रोल यूनिट। मैं जब क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। हर यूनिट्स के बाद हम लोग उससे संबंधित जितने भी अच्छे प्रश्न प्रीवियस ईयर वगैरह एग्जाम्स में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बन चुके हैं, वो पढ़ेंगे ताकि आपका चैप्टर बहुत शानदार हो जाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट की। ये डेटा निर्देशों के संग्रह में प्रयुक्त होता है। ये दो वर्गों में, आगे चल के मैं बताऊंगा कि भाई एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। एक होगा हमारी प्राइमरी यानी मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग में हो रहा है, संग्रह, डेटा और निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। यानी जो वर्तमान में जो भी कार्रवाई अंदर चलती है रनिंग टाइम में, वो सब की सब आपके प्राइमरी मेमोरी में होती है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में करते हैं। जैसे आपको पता है रैम और रोम, तो जो रैम होता है वो जब कंप्यूटर रनिंग में होता है वो सब चीजें वो पूरे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, लेकिन बाद में आप उसको सारे जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किसके लिए करते हैं? संग्रहित करने में होता है। तो ये विशेष रूप से समझिएगा कि दो तरह की मेमोरी आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी जिसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, समझ रहे, और दूसरी होगी सेकेंडरी मेमोरी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात पर, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट्स। जैसे आप लोग कोई आवेदन करके उसका प्रिंट प्राप्त करते हैं तो एक आउटपुट का रूप है। जैसे आप लोग आवेदन करने गए, किसी फॉर्म फिलअप किया आपने किसी भी एग्जाम के लिए, और जब आपने प्रिंट आउट निकाला, उसका हार्ड कॉपी निकाली, तो वो एक आउटपुट का एक उदाहरण है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रिंटर से। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों एक सामान्य सी जानकारी कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, एक बेसिक सी जानकारी, क्या डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सीपीयू वगैरह सारी चीजें, कि सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट होते हैं ये सीपीयू के अंदर जाते हैं और एक आउटपुट मिलता है। एक बहुत बेसिक जानकारी, आगे चल के और डिटेल से मेमोरी यूनिट को भी पढ़ेंगे जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी आएगी। तो ये सब चीज़ें आगे चल के और बेहतर करेंगे।
उम्मीद करूंगा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है थोड़ा सा आपको ज़रूर समझ में आएगा। हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे आप लोगों को अबेकस वगैरह के बारे में, जो आपके अबेकस ने कैसे कैलकुलेटर वगैरह के बारे में जो आविष्कार किया उसके बारे में भी, पंच कार्ड के बारे में, और जो भी जैसे हर्मन हॉलरिथ की बात होगी, जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड बातें होगी, पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की क्या क्या पीढ़ियाँ हैं, वो इसके जो अगला पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।